हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द representation of chemical reaction in terms of symbols and formulae. Of reactants and products. तो सिंपली हम बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहली रिप्रेजेंटेशन हो सकती है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। In this equation, reactants and products are represented by using words. एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एलिमेंट है मैग्नीशियम, रिएक्शन किया ऑक्सीजन गैस से, यानी मैग्नीशियम की बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यानी हमने रिएक्टेंट्स लिए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी हमने रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की टर्म में, इसलिए हम इसको इक्वेशन बोलेंगे। दूसरा, हमने वर्ड्स यूज किए हैं, कंप्लीट नेम यूज किया है रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट्स का भी, इसलिए हम इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। तो हमें ध्यान रखना है, वर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीट नेम लिखेंगे रिएक्टेंट्स का भी प्रोडक्ट्स का भी। सेकंड टाइप होगी सिंबल इक्वेशन। सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सिंबल इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंप्लीट नेम यूज नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए जो सिंबल बना हुआ है वो यूज करेंगे। इन दिस इक्वेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स are represented by using their symbols. एग्जाम्पल देखिए,
इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट हमारे पास मैग्नीशियम, कंबशन हुआ ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यानी रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी हमने सिंबल को यूज किया। तो इस टॉपिक में हमें ध्यान रखना है, केमिकल इक्वेशन का मीनिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाए, इसका मतलब आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखना है। अब आप दो तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। पहली रिप्रेजेंटेशन है वर्ड इक्वेशन की, यानी वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सभी के कंप्लीट नेम यूज करने हैं, वर्ड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंट्स को भी प्रोडक्ट्स को भी। सिंबल इक्वेशन में हमें क्या करना है, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं हमें क्या करना है, उनके सिंबल्स यूज करने हैं। सभी एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स हैं उनके सिंबल्स यूज करने हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे सिंबल इक्वेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस की टाइप्स हमें स्टडी करनी है। केमिकल इक्वेशन होती हैं टू टाइप्स की। फर्स्ट होंगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वेशन के दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोल दीजिए, या रिएक्टेंट साइड बोल दो, प्रोडक्ट साइड बोल दो। आइदर साइड में अगर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element are not equal on either side of इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड चेक करेंगे, हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल नहीं होंगे, उसको मानेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देखिए, हमने लिया मैग्नीशियम, रिएक्शन किया ऑक्सीजन गैस से, फॉर्मेशन हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट की साइड में मैग्नीशियम के एटम है 1 और इधर भी मैग्नीशियम के एटम है 1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम है 2 और इधर ऑक्सीजन के एटम है 1, यानी ऑक्सीजन के एटम इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। सेकंड टाइप होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें
हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे इक्वेशन के दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी। उस इक्वेशन को हम बोल देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element are equal on both or either side of इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए, इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम एटम का कंबशन किया ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, फॉर्मेशन हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस इक्वेशन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के एटम है 2, राइट हैंड साइड में भी एटम है 2, ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 2। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन के आइदर साइड हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल है, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें ध्यान रखना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और उसके दोनों साइड हर एक एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करके देखेंगे, काउंट करके देखेंगे। अगर दोनों साइड हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल बने तो बनेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल नहीं होंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कंपटीशन के लिए टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम एक पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज obeyed by balanced chemical equations। जितनी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेंगी। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कंजर्वेशन का मीनिंग है प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को अनचेंज रखना। अब हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मास को। तो नाम से क्लियर पता चल रहा है मास चेंज नहीं होगा। कैसे डिफाइन करेंगे? इन एनी केमिकल रिएक्शन mass remains unchanged। यानी हम बोल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना टोटल रिएक्टेंट्स का मास लेंगे उतना टोटल प्रोडक्ट का मास बनेगा। जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना मास प्रोडक्ट का बनेगा। मास ना तो इंक्रीज होगा और मास ना डिक्रीज होगा, टोटल मास बराबर रहेगा। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने डिफाइन किया, इन एनी केमिकल रिएक्शन मास रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स will be equal to total mass of reactants taken। एग्जाम्पल देखिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे।
यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ेंगे, फॉर्मेशन होगी AgCl। सिंबल है नीचे की तरफ एरो है, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा ये कंपाउंड। सोडियम पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, सोडियम नाइट्रेट। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। अब देखिए रिएक्टेंट का मास चेक करेंगे। सपोज कीजिए सोडियम क्लोराइड लिया हमने A ग्राम, सिल्वर नाइट्रेट लिया B ग्राम, सिल्वर क्लोराइड बना X ग्राम, सिल्वर नाइट्रेट बना सोडियम नाइट्रेट बना Y ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमने लिया A प्लस B, किसके बराबर रहेगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स X प्लस Y, यानी जितना रिएक्टेंट का मास लेंगे उतना प्रोडक्ट का मास बनेगा, मास चेंज नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी चेंजेस। इन केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हम जानते हैं, हम लेते हैं रिएक्टेंट्स और फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स की। हमें पता है रिएक्टेंट्स में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन लेंगे तो रिएक्टेंट्स को चेंज करेंगे प्रोडक्ट्स में। जो रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए बॉन्ड की ब्रेकिंग करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है एनर्जी रिलीज होती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, हर क्लासेस में भी इसको यूज करेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करेंगे रिएक्टेंट्स को चेंज करेंगे प्रोडक्ट्स में। क्लियर बात है, रिएक्टेंट्स में जो पुराने बॉन्ड है उनका ब्रेक डाउन करेंगे, यानी रिएक्टेंट्स में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तो नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो दो प्रोसेस चलती हैं, रिएक्टेंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब हमें ध्यान रखना है बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, हम लिखेंगे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम लिखेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड। अब देखो दोनों को कंबाइन करके हम डिसाइड करेंगे हमारे रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे।
in any chemical reaction energy is required, ये हम लिख सकते हैं absorbed for bond breaking in reactants and energy is produced, हम लिख सकते हैं रिलीज्ड in bond formation in products। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट्स में बॉन्ड तोड़ने हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोडक्ट में बॉन्ड बढ़ाने हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। अब हमें डिसाइड करना है हमारे रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। फर्स्ट लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए हमने पढ़ा था एक्सो मीन्स बाहर और थर्मिक मीन्स एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। नेट रिलीज ऑफ एनर्जी, जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का कंबस्शन किया, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में फॉर्मेशन हुई CO2 गैस की, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी 393 किलो जूल पर मोल। अभी हमने पढ़ा रिएक्टेंट्स के अंदर हमने क्या किया, बॉन्ड ब्रेकिंग, और प्रोडक्ट्स के अंदर हमने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। अब कॉन्सेप्ट सुनिए, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब लेस होगी और एनर्जी रिलीज्ड मोर होगी। यानी बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ी, बॉन्ड बढ़ाने में उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। मान लीजिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई 10 किलो जूल सपोज करते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस हुई 20 किलो जूल, तो देनी पड़ी 10 किलो जूल और प्रोड्यूस हुई 20 किलो जूल, 20 किलो जूल, तो हम बोलेंगे 10 किलो जूल का नेट गेन हो गया, यानी 10 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ध्यान रखना है जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एनर्जी कम देनी पड़ेगी और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो हम बोलेंगे इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्ब in bond breaking will be less than energy produced in bond formation। So net release of energy occurs।
अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगे? एंडो मीन्स अंदर जाना, एंटर करना, और थर्मिक मीन्स हीट एनर्जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होंगे जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो रही है? रिएक्शन देखिए, कार्बन का रिएक्शन करेंगे सल्फर से, फॉर्मेशन होगी कार्बन सल्फाइड की, और साथ में 92 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिएक्शन में एनर्जी का गेन हुआ है, इसलिए हम रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां देखिए रिएक्टेंट्स में हमने पहले बॉन्ड ब्रेकिंग की, उसके बाद प्रोडक्ट्स में बॉन्ड की फॉर्मेशन की। हमें पता है बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इस बार वो ग्रेटर है, ज्यादा है, और जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुई वो कम है। यानी इस बार ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी और कम एनर्जी रिलीज हुई, तो हम बोलेंगे एनर्जी का नेट लॉस हुआ, यानी हम बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग is more than energy released in bond formation of products. So net energy will be absorbed. अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कॉम्पिटिशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक भी। देखिए एनर्जी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहां रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्शन को। यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पहला ग्राफ देखिए, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी का लेवल ये रिप्रेजेंट कर दिया। रिएक्शन में रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ये लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और हम देख सकते हैं दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई, यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है।
रिएक्टेंट्स का लेवल नीचे है, प्रोडक्ट्स का लेवल ऊपर है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स ने कुछ एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो ये ग्राफ बनेगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। दूसरा ग्राफ देखिए, यहां लिखा रिएक्शन, यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर देखिए रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप है डेल्टा ई। यानी रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी कम बची। इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ गई, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकल गई रिएक्शन से, तो एनर्जी रिलीज हुई। तो ये ग्राफ बनेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के।